नमस्कार साथियों, मैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में स्वागत है। और मैं गोविंद सर। आज हम बात करेंगे संस्कृत, और हम पढ़ रहे थे संस्कृत वर्ण विचार जो हमारा कंप्लीट हुआ। तो हम आज बात करते हैं संस्कृत का दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक संधि की चर्चा करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने वो वर्ण विचार की वीडियो नहीं देखी है तो उनको आप जाकर देखें, उन पे अपना पूरी वीडियो देखें और अपने ज्ञान वृद्धि करें। वर्ण विचार को अच्छी प्रकार से समझने के बाद ही संधि एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो तुरंत वर्ण विचार के करते ही हम करेंगे तो अच्छी प्रकार से स्वर, व्यंजन, अयोग्यवा, विसर्ग, वर्णों का विच्छेद, स्वर को अलग करना, व्यंजन से अलग करना, तो सब कुछ सीख जाते हैं। इसीलिए वर्ण विचार को देखना ज़रूरी है। अगर आपको वर्ण विचार आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप उनको देखें। जो वर्ण विचार का वीडियो है उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज पढ़ते हैं हम संधि की बात करेंगे। और संधि शब्द है दोनों शुद्ध, कैसे भी लिखें आप। संधि का अगर संधि विच्छेद करेंगे, संधि शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे हम तो क्या निकलेगा? सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु और की प्रत्यय, की में से ई शेष रहता है, तो इसी से बना है संधि। मैं का न हो जाता है, यानी तैथ है दै ध न। ध का पंचम वर्ण क्या होता है? न होता है। तो इसी कारण ये क्या है, मैं का भी क्या हो जाता है? न हो जाता है। ये व्यंजन संधि है। अगर संधि में संधि पूछ ली जाए तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। और अगर संधि का आपसे पूछ ले जाए लिंग, अगर आपसे संधि का लिंग पूछे तो इसका लिंग लिखना आपको पुल्लिंग, कि ये संधि पुल्लिंग होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है? संधि का सूत्र। संस्कृत में हम संस्कृत की बात कर रहे हैं और संस्कृत और हिंदी की संधि में थोड़ा अंतर है, इस बात को आप समझ कर चलें। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा अंतर है। और जहाँ तक संभव हो मैं आपको हिंदी और संस्कृत दोनों की कॉम्बिनेशन लेके चलूँगा, क्योंकि हिंदी की संधि सीखना थोड़ा आसान है। मुश्किल तो संधि संस्कृत की सीखना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कि आपको ज़्यादा नियम ना पढ़ना पड़े, एक ही सूत्र से, एक ही नियम से आपको ये चीज़ें याद हो जाए। तो सूत्र की बात करें, सूत्र में आता है पर सन्निकर्ष, पर सन्निकर्ष संहिता, ये संधि का सूत्र है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखें, बहुत परीक्षा में पूछ लिया जाता है, संधि का सूत्र बताइए, पर सन्निकर्ष संहिता। और बात कर लेते हैं लगे हाथ इसमें संधि का जो अर्थ क्या होता है। अर्थ की बात करें, संधि का अर्थ होता है जोड़ या फिर संयोग या फिर परव कह सकते हैं इसको हम, मिलाव भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से संधि का अर्थ होता है। और परिभाषा की बात करें, जो कुछ मुख्य रूप से जानने वाली चीज़ है, जैसे संधि शब्द का संधि विच्छेद, संधि का लिंग, संधि का सूत्र, संधि का अर्थ और संधि की परिभाषा, ये चीज़ पढ़ने के बाद हम उसके पूरे डिटेल से चर्चा करेंगे। और जिससे प्रकार से सूत्र हैं, पूरे संधि किस प्रकार से होता है, किन किन वर्णों में संधि होती है, उनकी हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम थोड़ी सी परिभाषा इसकी वो पढ़ लेते हैं। दो
वर्णों के मेल से जो, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों का मेल, कैसे मेल? जैसे कि बात करें तो जैसे हमारे सामने शब्द है रमा, एक शब्द है रमा, और रमा के तुरंत बाद क्या है? ईसा, ईस। हम इन दोनों शब्दों को, दोनों शब्द हैं, दोनों स्वतंत्र शब्द हैं, और इन स्वतंत्र शब्दों को एक करना है तो जोड़ेंगे। सबसे पहली बात होती है इसके अंदर कि आप वर्णों, जो शब्द हैं उसको, स्वर और व्यंजनों को अलग करें, वर्णों का विच्छेद करें। र, ए, मैं, आ, ये पहला शब्द है हमारा। इसके बाद क्या लगा हुआ है? धन। इसके बाद क्या है? ई, स, ए। ये इसका वर्ण विच्छेद है। स्वर को अलग कर दिया, व्यंजनों को अलग कर दिया। तो संधि का एक नियम होता है कि जैसे प्रथम शब्द, द्वितीय शब्द, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का आपस में मेल होता है, और इनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है और शब्द एक बनता है, जो जोड़ होता है, संयोग होता है, पर्व होता है, मिलाप होता है, वही क्या हो जाता है? फिर संधि। तो इनके योग से क्या बनता है? इनके योग से बनेगा ए। तो ए कैसे बना, किस प्रकार से बना? आ के बाद ई आया है तो ए हो गया। तो ये स्वर संधि का भेद है। और जब स्वर संधि के हम 8 भेदों पे चर्चा करेंगे तो उसी में से एक भेद निकल कर आएगा। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें करवाई जा रही है उन पे ध्यान दें। तो आगे क्या रहता है इसमें? र, ए, मैं, इस और इस शब्द का हम मेल कर चुके हैं, इसे एक नया शब्द आ गया ए। इसके बाद रहता है स और इसके बाद रहता है ए। तो जोड़ दीजिए आप, जैसा वर्ण विचार में ये चीज़ें सिखाई हुई है किस प्रकार से जोड़ा जाता है। जैसे स्वर रहित व्यंजन के अंदर ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? र। और मैं में स्वर जोड़ेंगे तो हमेशा आपको पता है स्वर की क्या लगती है? मात्रा। और श में ए जोड़ेंगे तो पूरा स हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। तो क्या बनता है हमारे पास? रमेश है। ये शब्द बनकर तैयार होता है। एक रमेश है जो कि पुल्लिंग है, और एक वचन, प्रथम वचन, एक वचन की बात कर रहे हैं तो रमेश है शब्द हमारे पास पुल्लिंग है और एक वचन। तो इसी प्रकार से संधि हुई है। तो इसके बाद बात करें विच्छेद की। दूसरा शब्द हमारे पास, दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी हमारे पास चीज़ आती है विच्छेद। क्या आता है? संधि, विच्छेद। देखिए 1 नंबर पे हमने बात की संधि का, संधि विच्छेद। 2 नंबर पे हमने बात की सूत्रों की। 3 नंबर पे बात की अर्थ की। 4 नंबर पे बात की परिभाषा की। तो 5 नंबर पे बात की हमने संधि विच्छेद। संधि 5 नंबर पे बात की हमने संधि की, और 6 नंबर पे बात करते हैं हम संधि विच्छेद की। जैसे संधि विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। जो शब्द है, जो ये एक शब्द है, मूल शब्द है, 2 शब्दों के मेल से एक शब्द बना है, 2 शब्दों के मेल से जो एक शब्द बना है, इस शब्द को अलग करना। जैसे हम और शब्द लेते हैं, जैसे हमारे सामने शब्द है हिमालय। हिमालय शब्द को हम अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे? इसके 2 शब्द बनेंगे, और दोनों शब्दों की आपको ये बात ध्यान रखना है कि दोनों शब्द जो बनेंगे तो वो शब्द होते हैं सार्थक। दोनों शब्द सार्थक होते हैं, यानी दोनों शब्दों का अर्थ होता है, निरर्थक शब्द नहीं होते।
और जिस शब्द का अर्थ नहीं होता वो शब्द ही नहीं होता। तो हम सबसे पहली बात, शब्द दिया है हमारे सामने हिमालय। इसमें करना क्या है हमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना आपको कि इसमें स्वर और व्यंजनों को अलग करना। तो हम अलग करेंगे है में छोटी ई, मैं में ए निकाला, आ निकाला, और ल से ए अलग किया, और य से ए अलग किया। कुछ नहीं किया, जो शब्द दिया हुआ था उसी को देख कर इतना काम किया। इसके बाद जोड़ना शुरू कीजिए। जैसे यहाँ से जोड़ते हैं ही, मैं, हिम, ही से जोड़ते हैं ही, दूसरा शब्द क्या है, मैं। तो हमारे सामने शब्द है ही, मैं, हिम, और इसके बाद आ, ले, ये। तो जैसे पहला शब्द बनाया हमने हिम, दूसरा शब्द बनाया आल्य। तो हिम का मतलब होता है बर्फ, और इसका होता है घर। बर्फ का घर होता है हिमालय पर्वत का नाम, इसी प्रकार से रखा गया है। तो यही हमारा संधि विच्छेद हो जाता है। इसी प्रकार से संधि विच्छेद करें, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग से प्रयोग करना है आपको और चीज़ें बिल्कुल आप सीख जाओगे। तो इसी के बाद हम बात करते हैं संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार होते हैं तीन प्रकार होते हैं। जैसे नंबर 1 होता है स्वर संधि, नंबर 2 होता है व्यंजन संधि, और नंबर 3 होती है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं और इसको हल भी कहते हैं। इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखें। तो स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसको जानने से पहले सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। जैसे देखिए आप, हमारे पास शब्द कितने हैं, शब्द अगर वर्णों का वर्गीकरण हमने किया है तो किस प्रकार से किया है, स्वर किया है, व्यंजनों को पढ़ा है और विसर्ग को भी पढ़ा है। तो सबसे पहली बात, संधि की कितनी संभावनाएं हो सकती है। देखें, स्वर हो सकता है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो सकता है, स्वर हो सकता है, और ये भी स्वर हो सकता है। दूसरी संभावना क्या हो सकती है, स्वर हो सकता है, ये क्या हो सकता है, व्यंजन हो सकता है। तीसरी संभावना क्या हो सकती है, व्यंजन हो सकता है या फिर स्वर हो सकता है। चौथी संभावना क्या होती है, अगर यहाँ स्वर आया तो यहाँ व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। और पांचवी संभावना क्या हो सकती है, स्वर आ गया, व्यंजन आ गया, स्वर व्यंजन आ गया, व्यंजन स्वर आ गया, तो क्या हो सकता है, विसर्ग। 3 संधि की बात कर रहे हैं तो तीनों विसर्ग हो सकता है, और विसर्ग के बाद स्वर हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि जो प्रथम शब्द होता है उसके अंत में विसर्ग लगते हैं। क्या लगते हैं, अंत में विसर्ग लगते हैं। तो इसी प्रकार से 6 नंबर देखिए, विसर्ग हो सकता है और व्यंजन हो सकता है। तो ये चीजें देखें आप, कितनी संधि किस प्रकार से संधि बनती है। जहां स्वर का नाम आए तो स्वर संधि, और स्वर का नाम दोनों तरफ आए तो स्वर संधि। अगर कहीं भी आपको व्यंजन नाम मिल जाता है
तो वो व्यंजन संधि में चला जाता है। अगर विसर्ग मिल जाता है तो विसर्ग संधि में चला जाता है। तो इसमें देखिए सवर है, तो ये संधि कौन सी हुई? सवर संधि। इसमें सवर तो है लेकिन व्यंजन आ गया, इसमें व्यंजन है और सवर आ गया लेकिन ये व्यंजन हो गया, और ये भी देखिए व्यंजन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या, कौन सी संधि हुई? ये हुई व्यंजन संधि। इसमें विसर्ग आ गया, और विसर्ग आ गया तो ऑटोमेटिक आपको पता है ये संधि कौन सी हो गई? विसर्ग संधि। आपको जो चीजें करवाई जा रही है उसको बिल्कुल समझते रहें। नहीं समझ में आ रही है तब भी टेंशन ना लें, क्योंकि आगे हम और चर्चा करेंगे इसकी गहराई से, समझ में जरूर आएगी। थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। तो ये है संधि की कंडीशन। कितनी कंडीशन हो सकती है, कितने प्रकार से संधि हो सकती है? तो सबसे पहली संधि होती है हमारी सवर संधि। हम बात कर रहे हैं सवर संधि की। सवर संधि में क्या पढ़ा था हमने? सवर प्लस में सवर होगा, यही बात है। सवर संधि में सवर प्लस में सवर होगा। तो इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद रखने वाली है सवर संधि के अंदर। सवर संधि में कुछ बातें हैं वो याद रखें। जैसे, तो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं हम। परिभाषा पढ़ते हैं कि पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण, पूर्व शब्द का यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण सवर, तो सवर होगा तभी सवर संधि होगी। वह पर शब्द का मतलब होता है द्वितीय शब्द, दूसरा शब्द। पर शब्द का मतलब होता है सामने वाला। पर शब्द का प्रथम वर्ण सवर हो और उनके मेल होने पर, उनका मेल होने पर सवर संधि होती है। ये बात समझ में आई? परिभाषा है, ना समझ में आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तब आपको बिल्कुल समझ में आएगी चीजें। जैसे भानु प्लस में उदय, भानु प्लस में उदय। तो जैसा कि हमने कहा था कि अंतिम वर्ण की जरूरत है हमें, अंतिम वर्ण का हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो हमारे सामने क्या है? उ और उ दे। भानु प्लस में उदय, ये क्या है? प्रथम शब्द का, पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? उ, सवर है। पर शब्द मतलब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? उ। तो उ का उ के साथ मेल हुआ, उ का उ के साथ मेल हुआ तो यहाँ क्या हो जाता है? दीर्घ उ हो जाता है। ये हमारी संधि का नियम है और दीर्घ संधि का नियम है। जैसे यहाँ लिख देते हैं भा न उ दे ये। जोड़ दीजिए आप शब्द को, कुछ नहीं करना, जोड़ना है बस। जोड़ दीजिए भा न, व्यंजन है और व्यंजन के बाद सवर है। न व्यंजन है और व्यंजन के बाद क्या है? सवर है। तो व्यंजन में हमेशा आपको पता है कि इस सवर की मात्रा लग जाती है। तो न बड़ा है तो नु दे ये, भानुद्य। शब्द क्या बन गया? भानुद्य। और अगर इसकी भेद की बात करें हम, सवर संधि के भेद, सवर, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम कितने पढ़ रहे थे? हिंदी में सवर संधि के भेद पढ़ रहे थे 5, लेकिन संस्कृत में बात करें तो संस्कृत में सवर संधि के भेद होते हैं 8। इस बात का आप ध्यान रखें। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें दीर्घ संधि 2 नंबर गुण, 3 नंबर वृद्धि, 4 नंबर अयाधि और 5 नंबर की बात करें यण संधि। इनका क्रम कैसे ही लिखें आप, चाहे अयाधि को पहले लिखें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिखें। और 6 नंबर आती है पूर्व रूप,
और 7 नंबर संधि आती है हमारी पूर्व का मतलब प्रथम और पर का मतलब अभी बताया था मैंने आपको अंतिम वाला शब्द पर रूप। और 8 नंबर आती है प्राकृति भाव संधि। ये 8 संधियों के नाम होते हैं जो कि स्वर संधि के भेद हैं। तो हम सबसे पहले आज बात करेंगे 1 नंबर दीर्घ संधि की। आज हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जैसा भी स्वर आएगा इसके अंदर, जैसा भी स्वर आएगा तो ये समझ लेना जो बड़ा स्वर है वही संधि का नियम होगा। जैसे सबसे पहले आप देख लीजिए इसके अंदर सूत्र। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि अकय सवर्णे दीर्घ। अकय सवर्णे दीर्घ है। अकय, अकय का मतलब होता है स्वर। इसमें ए, ई, उ, री और री ये सारे के सारे स्वर आते हैं इसमें। सवर्ण मतलब इनके जैसे ही वर्ण इनके सामने आते हैं, प्लस में आ जाता है ए, ई, उ, री या फिर क्या आ जाता है री। तो इनका क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। जैसे दीर्घ है, दीर्घ का मतलब क्या है अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ए आया, ए के बाद आता है आ, और यहाँ पे ए है या आ है तो इसका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा दीर्घ, याद रखना। इसी प्रकार से ई आता है, ई के बाद ई और प्लस में ई छोटा या बड़ी ई हो तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ ई हो जाएगी। इसी प्रकार से ऊ हो या ऊ हो, ऊ या ऊ तो क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ हो जाएगा। री है या फिर इसमें री है प्लस में री और री तो इसमें भी क्या हो जाता है? दीर्घ री हो जाता है। संस्कृत में 2 री होते हैं। री हिंदी में 1 होता है और संस्कृत में री ये भी होता है। इस बात का या ध्यान रखें आप। एक री भी होता है जो हिंदी में नहीं होता, संस्कृत में होता है। री का कोई दीर्घ नहीं होता, इसलिए एक ही है री। तो इसी में री का ही रूप इसमें चलता है, याद रखें ये बात थोड़ा सा। इसमें री का ही रूप चलता है, इसमें दीर्घ री हो जाती है। ये कहता है हमारा सूत्र अकज सवर्णे, जो अक है उसी के समान सवर्ण। देख लीजिए सवर्ण आ जाता है तो दीर्घ है, दीर्घ हो जाता है। एक जैसे वर्ण आए तभी दीर्घ होगा, नहीं तो वह दूसरी संधि में चला जाएगा। इसका थोड़ा आप ध्यान रखें। तो अब हम एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल पे बात करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं हम, देख लीजिए आप। एग्जाम्पल लेते हैं ए का। ए हो, आ हो और प्लस में ए है या फिर आ है तो इन दोनों का क्या हो जाता है? दीर्घ आ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ आ हो जाता है। पहला नियम देखिए आप, ये लेते हैं हम। पहला दीर्घ आ हो जाता है। जैसे हमारे सामने शब्द है पुस्तक प्लस में आल्य। पुस्तक प्लस में आल्य, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप इनका पु, श, त, क अंतिम वर्ण के जो स्वर है उसको अलग कर दीजिए। इसमें क्या है? ए है, ए को हमने अलग कर दिया। आगे क्या है? आ, ल्य। ए के साथ आ का मेल हुआ है, यानी ए के साथ आ का मेल हुआ है तो क्या हो जाएगा? इनके स्थान पर आ हो जाएगा। अब बाकी शब्द जोड़ दीजिए आप, पुस्तक और प्लस में ल्य। और अब कुछ नहीं करना, जो वर्ण दिए हुए उनको स्वर रहित व्यंजन के साथ हमें स्वर जोड़ना है। पु, श, त, का, यानी क में आ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? पुस्तकालय। ये शब्द हमारे सामने आया है।
दीर्घ संधि का पुस्तकालय। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम और एग्जाम्पल पे बात करते हैं। इसी प्रकार से हमारे सामने शब्द आता है एक दूसरा शब्द आता है, जैसे आप देख लीजिए देव प्लस में आल्य, वही नियम उसी प्रकार से जोड़ेंगे शब्दों को हम। देव में से ए निकाला और आगे क्या है आ ले, जोड़ देंगे, ए को आ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आ हो जाएगा, और वहीं लिख देते हैं देव आ और ले, क्योंकि इन दोनों में संधि हुई है तो ये दोनों दोबारा रिपीट नहीं होंगे, क्योंकि इनके स्थान पर क्या आ गया आ गया। तो इसमें जोड़ देते हैं ले। तो शब्द का क्या करना है, हमें व्यंजन का शब्द से जोड़ना है देवा ले। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दीर्घ संधि का पहला नियम समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इसी प्रकार से परम प्लस में अर्थ का संधि विच्छेद संधि करें, इसकी कमेंट बॉक्स में डालें करके, और इसी प्रकार से करें वाचन प्लस में आल्य, इसका भी संधि करके आप कमेंट बॉक्स में डालें। ये संधि विच्छेद दे रहा हूँ आपको, एक दे रहा हूँ विद्यालय, इसका आप संधि विच्छेद करें, इसका आप संधि विच्छेद करिए। 3 मैंने आपको प्रश्न दिए हैं, इनका आप कमेंट बॉक्स में डालें, देखते हैं आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो इनका संधि करें, इसकी संधि करें, इसका संधि विच्छेद करें। तो इसी प्रकार से एक नियम आता है हमारे सामने। अगला दूसरा नियम देखते हैं। ई के बाद छोटी ई और दीर्घ ई में हो तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ ई हो जाता है। ये बात थोड़ा आप ध्यान रखें। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हरी प्लस में ईस, तो शब्द क्या बनेगा, है रे ई बाहर निकाला हमने, तो आगे क्या है ई श। तो हरीश ई के साथ ई का मेल हुआ, ई के साथ बड़ी ई का मेल होगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। तो यहाँ शब्द लिख देते हैं है रे स। तो लिखिए इसको शब्द को, है रे में बड़ी ई मिलाएंगे तो क्या शब्द बनेगा, हरीश। तो ये शब्द निकल कर सामने आया है हरीश। इसी प्रकार से दूसरा शब्द देखिए आप, मुनि प्लस में ईस इंद्र, छोटी ई और छोटी ई, तो शब्द क्या बनेगा, बड़ी ही हो जाएगी मुनिंद्र। इसी प्रकार देखिए मही, बड़ी ई लेके आते हैं, बड़ी ई और छोटी ई, महेंद्र बड़ी ई है और छोटी ई है तो भी क्या हो जाता है महेंद्र। इसी प्रकार देखिए आप एक बड़ी ई लेते हैं श्री प्लस में ईस, अब हुआ है बड़ी ई का बड़ी ई के साथ तो क्या हो जाता है दीर्घ ई, तो शब्द क्या बनेगा शिरीष। क्या शब्द बनेगा शिरीष। ऐसे आप इनको कीजिए। इसके बाद देखते हैं तीसरा नियम इसका, देखिए आप ऊ हो प्लस में ऊ और ऊ हो तो इनके स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ ऊ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे शब्द आता है प्लस में उत्सव, तो शब्द क्या बनेगा वधु में से हमने ऊ बाहर निकाल लिया बड़ा, ये क्या हो गया यहाँ पे हलंत, और प्लस में ऊ तय स व, ऊ के साथ ऊ का मेल हुआ तो क्या होगा दीर्घ हु, और यहाँ क्या है व ध प्लस में ऊ तय स व, जोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना, वधु ध में बड़ी ऊ की मात्रा तय स व, वधूत्सव। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं भानु प्लस में उदय, ऊ के बाद ऊ आया है तो क्या हो जाता है दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ में मतलब भानु दे। इसी प्रकार देखिए सु प्लस में सु प्लस में उक्ति, स ऊ
प्लस में ऊ कै ती, यानी ऊ के बाद ऊ आया है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ शुक्ति। क्या शब्द निकल कर आया हमारे सामने, शुक्ति। तो इसी प्रकार से ये शब्द आप करके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी चीज़ें आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आएगी। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं री की, और दीर्घ री प्लस में री और दीर्घ री क्या हो जाता है, दोनों के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है। जैसे हमारे सामने शब्द है पितृ प्लस में ऋणम, पितृ प्लस में ऋणम, यहाँ क्या है री और यहाँ भी क्या है री, तो री री मिलाकर क्या हो गया, दीर्घ री हो जाता है। यहाँ शब्द बचता है हमारे सामने पिता प्लस में ऋणम। जोड़ दीजिए, व्यंजन के साथ स्वर जोड़ना है, पी त्री ण में, पितृणम शब्द ये बनेगा आपके सामने। इसी प्रकार एक शब्द और जोड़ दीजिए, जैसे होत्र प्लस में रीकार, हो तय री प्लस में री का र, री को री करेंगे तो दीर्घ री हो जाता है। यहाँ क्या रहता है, होता है प्लस में कार, जोड़िए हो त्री कार, यानी दो डंडे लग जाएंगे इसके नीचे री के, होत्रिकार। इसी प्रकार से री के शब्द हैं ये, आप इनको जोड़कर देखिए। देखिए एक और शब्द मैं आपको देता हूँ, मातृ प्लस में रिधि, इसको आप जोड़िए। तो अब बात करते हैं हम जैसे मातृ प्लस में रिकार, ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिए मुझे उत्तर इसका जोड़कर। रिकार की बात करते हैं तो मातृकार, शब्द क्या बनेगा, मातृकार। और एक शब्द आता है ली का, ली प्लस में ली तो क्या हो जाता है, दीर्घ री हो जाता है। इसमें देखिए आप, जैसे होत्र प्लस में ली का, ये क्या है, होत है, यहाँ क्या है, और इसके बाद क्या है, ली का र, री के बाद क्या आया है, ली, तो ली शब्द है, नोट करके लिखें आप कि ली वर्ण का दीर्घ नहीं होता। ये बात थोड़ा ध्यान रखें आप, जो ली वर्ण है उसका दीर्घ नहीं होता। कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका दीर्घ नहीं होता, तो री वर्ण का दीर्घ नहीं होता, तो इसमें जोड़ देंगे हम होता है, अभी मैंने बताया था आपको डबल री हो जाता है, होत्रिकार, शब्द क्या बन जाएगा, होत्रिकार। इसी प्रकार एक शब्द और देख लीजिए, जैसे क्री प्लस में लिकार, तो क्री का र, शब्द क्या बन जाता है, क्री का र। तो ये कुछ शब्द थे, अब आप उनकी प्रैक्टिस करें। कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो कैसा लगे आपको ये सेशन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो मेरे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर करेगी तो वीडियो को लाइक करना आपके लिए बनता है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे आने वाली क्लासों के लिए जिस प्रकार से हिंदी की क्लासें लगातार लग रही है, उसी प्रकार संस्कृति क्लासें लगातार चलती रहे, तो आपको मैसेज मिलता रहे। तो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको दबाएं, क्योंकि जो भी सूचना जब भी क्लास डाली जाए तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अच्छी कमेंट करें, बताएं। अगर कुछ सुझाव है अपने, वो भी सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।